is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ आवर सिलेबस दैट इज माय चाइल्डहुड। तो हम ऑलरेडी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी जो है वो देख चुके हैं, बट नाउ वी नीड टू डिस्कस डिफरेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? सो यहाँ पे आपको बहुत से क्वेश्चंस गिवन हैं, वो लैंग्वेज रिलेटेड हैं या फिर आपको एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है, देन ऑब्वियसली दे आर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। तो वो सारे ही क्वेश्चंस वी विल डिस्कस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्लियर? ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences ईच, यानी कि शॉर्ट आंसर्स है, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, 1-2 सेंटेंसेस में डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। क्लियर? ऑलराइट, so the first question is where was Abdul Kalam's house? तो डायरेक्ट एड्रेस देना है, हमें पता है मॉस्क स्ट्रीट। सो अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो जब भी उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो उनको वॉर की जो न्यूज़ है वो बताते थे, तो अब्दुल कलाम जी उसको ट्रेस करते थे या फाइंड करने की कोशिश करते थे ना हेडलाइंस। तो हेडलाइंस मतलब कि वो दीनामणि क्या हुआ, न्यूज़पेपर। क्लियर? सो दीनामणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। Abdul Kalam says that when his brother-in-law would tell his stories of the war, he would later try to trace it in the headlines of Dinamani. This tells that Dinamani would have been a newspaper. Clear? तो क्योंकि यहाँ पे headlines की बात हो गई है, तो इसीलिए हमें लगता है कि वो क्या होगा, एक newspaper होगा। Done? All right. नेक्स्ट इज हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। तो तीनों फ्रेंड्स का नाम बताना है और तीनों फ्रेंड्स के जो प्रोफेशन थे, आगे जाके जो भी उन्होंने चूज किया काम करना, वो बताना है। क्लियर? सो रामदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर कि कौन कौन उनके स्कूल फ्रेंड्स थे। अब हर एक ने क्या चूज किया आगे जाके, तो रामदन शास्त्री वो सन ऑफ अ प्रीस्ट, तो उन्होंने भी वही प्रीस्टहुड जो है वो अपने फादर से इनहेरिट किया और वही वो करने लगे। सो रामदन शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। नेक्स्ट इज अरविंदन, अरविंदन जो है पिलग्रिम्स में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको अरेंज करने लगे। सो ही वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। एंड शिव प्रकाशन जो है वो सदर्न रेलवेज के जो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बन गए। सो ही बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। क्लियर? तो ये तीनों फ्रेंड्स थे, तीनों फ्रेंड्स ने आगे जाके क्या क्या प्रोफेशन चूज किया वो है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। तो वो खुद यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट वेजेस की बात कि जब उनके कजिन जो है शमशुद्दीन वो न्यूज़पेपर जो है मूविंग ट्रेन से जाने लगे, तो उनको कोई ना कोई चाहिए था कैच करने के लिए, तो वो कौन करने लगे, अब्दुल कलाम करने लगे ये काम। तो इससे उनको उनके फर्स्ट वेजेस जो है वो अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स थ्रोन आउट from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi and distributing them. Clear? तो ये जो न्यूज़पेपर्स है वो ट्रेन रामेश्वरम रोड पे थ्रो करती जाती थी, मूविंग ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन से लेके धनुषकोडी तक, और इधर ये जो है न्यूज़पेपर बंडल्स ही यूज्ड टू कैच इट विद हिज कजिन एंड लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इससे वो अपने फर्स्ट वेजेस जो है वो अर्न कर पाए। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। यस, वो बोलते हैं कि पता नहीं क्यों ही नेवर न्यू द रीजन दैट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टैमरिंड सीड्स की बहुत वैल्यू बढ़ गई थी, तो ये जाते थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको सेल करते थे एट अ प्रोविजन शॉप। So yes, he earned money before also. He used to collect the tamarind seeds and sell them to a provision shop on the mosque street. और इससे उनको कितना मिलता था, princely sum of 1 anna. So a day's collection would let him earn 1 anna. Clear? तो ये था उनका पहला, बोल सकते हो जो पहले उन्होंने बताया ना कि मैंने कुछ कमाई की थी, क्योंकि वो फर्स्ट वेजेस खुद बोलते हैं ये न्यूज़पेपर वाली बात में, इसीलिए हम वो फर्स्ट वेजेस में बताएंगे। बट इसके पहले ऑल्सो ही हैज़ कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड इट एट अ प्रोविजन शॉप, और वो जो था उनका इसके पहले की इनकम थी। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब। अब ऑथर यानी कि यहाँ पे कौन है, अब्दुल कलाम जी। तो अब्दुल कलाम जी डिफरेंट हमको सेंटेंसेस दिए हैं, उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए हैं, उनके बारे में बताना है। तो हाउ अब्दुल कलाम जी डिस्क्राइब्ड हिज फादर, अपने पापा के बारे में क्या क्या बोलते हैं। 30-40 वर्ड्स हैं, तो लिमिटेड वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। सो द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज अ वाइज एंड जेनरस पर्सन। एक इनेट विजडम थी उनमें, एंड ऑल्सो ही वॉज अ जेनरस पर्सन, एक गिविंग एटीट्यूड था उनका। The author tells that his father never had a formal education or much wealth, but he possessed great wisdom and was very generous. Although he was not that much educated, ना ही वो इतने wealthy थे, but फिर भी उनमें जो एक wisdom थी और उनमें एक जो generosity की जो character था वो हमेशा बता रहे हैं अब्दुल कलाम
उनका एक पॉजिटिव ट्रेट था, यानी कि ऐसा नहीं था कि एजुकेटेड नहीं थे, वेल्थ नहीं थी तो उन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं की. ही ऑलवेज यूज्ड टू बी जेनरस टू पीपल. ही अवॉइडेड इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. वो हमेशा बिलीव करते थे बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, बट ये जो लग्जरीज होती हैं, कंफर्ट्स होते हैं, वो इनएसेंशियल थे उनके लिए, नॉट एसेंशियल. तो इसीलिए ही ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर दीज. क्लियर? ऑल राइट. Next is how Abdul Kalam ji has described his mother. So the author describes his mother as a noble and kind-hearted woman. बहुत ही अच्छी इंसान है वो, बहुत अच्छी human being है. She used to feed a lot of outsiders along with her family members. और क्या डिस्क्राइब किया है कि वो जो है जितने फैमिली मेंबर्स नहीं उससे ज़्यादा तो वो आउटसाइडर्स को फीड कर देती थी डेली, या खाना उनको खिलाती थी. She was an ideal helpmate to his फादर. और एक आइडियल, एक जो एक पार्टनर होता है जो एक बिल्कुल हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हो, वैसी थी उनकी मदर उनके फादर के लिए. सो ओवरऑल शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टिपिकल इंडियन मदर. एक जो इंडियन मदर है, जो सारी क्वालिटीज होती है उनमें, वो सारी क्वालिटीज जो है अब्दुल कलाम जी की मदर में देखने को मिलती हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हिमसेल्फ. हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिमसेल्फ? तो वो अपने बारे में जो जो पॉइंटर्स बताते हैं हम वही मेंशन करेंगे यहाँ पे. नंबर 1, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विथ अनडिस्टिंग्विश्ड यानी कि ऑर्डिनरी लुक्स, born to tall and handsome पेरेंट्स. सबसे पहले वो यही बोलते हैं मेरे पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे, बट मैं एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन और एक अनऑर्डिनरी यानी कि और एक ऑर्डिनरी या अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स के साथ बॉर्न हुआ था. He was born into a middle class Tamil family. He was greatly influenced by his parents, teachers and friends. और जिस तरीके से पूरी स्टोरी पता चलती है तो उनको जो है पूरी लाइफ में चाइल्डहुड के टाइम टीचर्स, पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा उनकी लाइफ में. एंड ही वेंट फॉर हायर स्टडीज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. और आगे जाके वो यही बताते हैं कि हायर स्टडीज के लिए वो यहाँ पर गए थे. क्लियर? सो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो अपने बारे में बताते हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर. डन? ऑल राइट. Next is what characteristics does he say he inherited from his parents. तो बहुत डायरेक्ट है कि अपने फादर से उन्होंने ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी मदर से फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस जो है वो इनहेरिट किया था. सो द ऑथर इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर. तो डायरेक्ट आंसर है आपको क्या बोला गया है, कौन कौन सी क्वालिटीज अपने फादर से, कौन सी क्वालिटीज उन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट की थी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड राइट डाउन योर आंसर इन 2 to 3 पैराग्राफ्स. यानी कि अब ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. डन? ऑल राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज on the whole the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups, says the author. तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है. अब इसके कुछ पार्ट्स दिए हैं तो वो एक एक पैराग्राफ क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर. डन? तो यहाँ पे ये लाइंस दी गई हैं कि ये बोलते हैं कौन, अब्दुल कलाम जी, कि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो जो सोसाइटी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत रिजिड थी, बहुत पर्टिकुलर थी कि हाँ ये कुछ ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मुस्लिम या हिंदूज. तो अब इस पे बेस्ड हमें जो क्वेश्चन किया गया है, नंबर 1, which social groups does he mention? Were these groups easily identifiable, for example by the way they dress? तो वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनकी डिफरेंट प्रीचिंग्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रिचुअल्स हैं, उनकी बात की गई है. और येस वो आइडेंटिफाइबल हैं क्योंकि जैसे बोला गया है कि अब्दुल कलाम कैप पहनते थे तो वो मुस्लिम हैं, और उनके फ्रेंड जो है वो सेक्रेट थ्रेड पहनते थे तो वो ब्राह्मण या हिंदू हैं. तो ये डिफरेंस जो है वो बताया गया है इस पूरे चैप्टर में. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आंसर जो कि इसके पहले स्टेटमेंट दिया है. So the author talks about the people who belong to various caste and follow various religious preachings. यानी डिफरेंट जो रिलीजन को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट वेज में वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, उस पे बेस्ड जो है यहाँ पर सोशल ग्रुप्स की बात की गई है. Yes, these groups were easily identifiable. और कोई भी बता सकता था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है. Their dressing, traditions, culture and rituals were different. क्योंकि सब कुछ डिफरेंट था, उनकी ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट था, ट्रेडिशंस डिफरेंट है, फेस्टिवल्स डिफरेंट है, रिचुअल्स डिफरेंट है. फॉर इंस्टेंस जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कलाम यूज टू वेयर अ कैप ऑन हिज हेड एंड रामदास शास्त्री वोर अ सेक्रेट थ्रेड. तो ये एक डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर जो है वो हमको बताया भी गया है कि जैसे कुछ पहनने पे, अपीयरेंस पे बेस्ड कैसे वो बता देते थे कि इफ अ पर्सन वोर अ कैप तो वो हो गया मुस्लिम, एंड इफ अ पर्सन वोर अ सेक्रेट थ्रेड दैट वुड बी अ हिंदू ब्राह्मण. क्लियर? ऑल राइट.
Second part is, were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships and experiences? Think of the bedtime stories of Kalam's house, of who his friends were and of what used to take place in the pond near his house. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप ये सोचते हुए आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का कि सिर्फ अपने डिफरेंसेस के बारे में ही उनको पता था कि डू दे शेयर्ड यू नो दी फ्रेंडशिप और दैट एक्सपीरियंस, दैट नेचुरल फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस. सो डेफिनेटली वो ये डिफरेंसेस की बात तो थी, बट एक फ्रेंडशिप ज़रूर शेयर करते थे. जैसे अगर हम बात करें तो बेड टाइम स्टोरीज़ की, तो उनको रामायण और प्रॉफिट दोनों से ही स्टोरी सुनाई जाती थी. दूसरी बात, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो तीनों ही हिंदू ब्राह्मण्स थे. थर्ड थिंग, पॉन्ड में जो सीताराम कल्याणम की बात हुई है उसमें इनकी फैमिली यानी अब्दुल कलाम जी की फैमिली भी बोर्ड्स और प्लेटफॉर्म्स वगैरह अरेंज करती थी. तो आप चाहो तो तीनों एग्जाम्पल्स दे लो या फिर एक या दो एग्जाम्पल देकर भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हो. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर. They were not aware only of their differences, but they also naturally shared friendships and experiences. Kalam's mother and grandmother would tell events from Ramayana and from the life of Prophet as the bedtime stories. Number 1 ये प्रूव करता है कि डिफरेंसेस की बात नहीं है, फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने शेयर किए. तो यहाँ एक्सपीरियंस की बात हो गई. ऑल हिज फ्रेंड्स बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज. ये हो गया फ्रेंडशिप की बात कि यू नो इन लोग के फ्रेंड्स कौन थे, अब्दुल कलाम जी के हिंदूज थे. तो उनको ये जो फ्रेंडशिप है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव वे में शेयर करते थे. During the annual Sitaram Kalyanam ceremony, his family would arrange boats with a special platform for carrying ideals of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near his house या near Abdul Kalam's house. तो ये थर्ड इंसिडेंट जो है वो भी हम बता रहे हैं कि कैसे यू नो जब राम सीता सेरेमनी होती थी, कल्याणम सेरेमनी, सो दैट टाइम अब्दुल कलाम फैमिली ऑल्सो participated in this and they used to arrange boards and platforms so that वो ideals को टेम्पल से मैरिज साइट पर लेकर जा सकें, which was near you know Abdul Kalam's house. So this is how हम इस पार्ट का आंसर कर रहे हैं कि all the three things prove us that they were not only aware of the differences but also shared friendships and experiences. Clear? All right. The author speaks both of people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge these. Can you identify such people? तो सिर्फ लोगों की बात करनी है यहाँ पर कि ऑथर जो है वो ये बोलते हैं कि कुछ लोग थे जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे. वो थे क्लास 5th वाले टीचर, न्यू टीचर ऑफ अब्दुल कलाम, एंड मिस्टर अय्यर की जो वाइफ थी. बट इन्हीं को ब्रिज करने को, इनको ही एक सोल्यूशन लाने का, इन डिफरेंसेस को फिनिश करने का, स्टॉप करने का भी कुछ लोग कोशिश कर रहे थे. वो कौन थे? वो थे 5th टीचर को. समझाता कौन है 5th वाली क्लास के टीचर को? ये जो लक्ष्मण थे, यानी कि जो प्रीस्ट थे, जो फादर थे ऑफ रामदन शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री वॉज दी वन. एंड ऑल्सो जो मिस्टर अय्यर हैं वो खुद अपनी वाइफ के सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो वो भी ऐसे पर्सन थे हु वाज ट्राइंग टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. The author speaks both of people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. Yes, we can identify such people in the text. The new school teacher and Shiv Subramaniam Iyengar's wife were very aware of the differences among the social groups. तो number 1 part जो है who are aware of the differences वो ये दोनों लोग हैं, और जो इनको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर एंड लक्ष्मण शास्त्री ट्राइड टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस. तो ये ही वो नाम हैं जो कि इंसिडेंसेस में बताए गए हैं. पहले दो जो क्रिएट कर रहे थे डिफरेंसेस, नेक्स्ट दो जो कि इनको ब्रिज करने की, इनको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे. क्लियर? ऑल राइट. Narrate 2 incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitudes? अब यहाँ हमको 2 incidents बताने हैं. पहला कि जो differences create की गए, तो आप बताओगे about you know the class 5th teacher and शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ, और फिर इन्हीं को कैसे रिजॉल्व किया गया. तो उनका जो लेटर पार्ट है, जो लक्ष्मण शास्त्री वाला पार्ट है, और जो उनके शिव सुब्रमण्यम अय्यर का पार्ट है, वो हम बताएंगे कि these people try to resolve it. Clear? हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, और इससे लोग कैसे एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं वो बताना है. क्लियर? ऑल राइट. चलिए इंसिडेंसेस की बात करते हैं. 2 incidents that show how differences can be created are when Kalam was in 5th standard, a new teacher came to their class. Kalam always sat next to Ramadan Shastri. The teacher was unhappy to see a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. He immediately asked Kalam to sit in the last row.
Both Kalam and his friend Ramanand Shastri were extremely unhappy with this. तो सिर्फ यहाँ तक जो इंसिडेंट है वो ये बताता है कि they tried to create differences. Clear? Second incident जो बताता है, two incidences बताने हैं ना, तो differences create करने का second incident क्या होगा? In the second incident, Kalam's science teacher Shiv Subramaniam Iyer's wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to her pure kitchen and refused to serve Kalam. So what she did was कि वो horrified थी, she was shocked कि कैसे एक मुस्लिम बॉय को मेरे किचन में बिठा के खाना खिलाना है, and she was like she refused to serve Kalam. So these are two incidences जो कि differences कैसे create हो सकते हैं वो prove करते हैं. Clear? All right. Now we need to tell the incidences which show कि differences को resolve कैसे किया जाता है. So when Lakshman Shastri got to know about the incident, he asked the teacher to apologize or quit the school. The new teacher not only regret his behavior but also was reformed by Lakshman Shastri's strong sense of conviction. तो सबसे पहले क्या होता है, कैसे resolve होता है, लक्ष्मण शास्त्री खुद उनको समझाते हैं कि ये poison spread मत करो. So this is how this teacher was reformed. और second incident में कैसे resolve करते हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर. He, served Kalam food with his own hands and sat down beside him to eat his meal. खुद ही अपने हाथों से खाना भी सर्व किया और उनके साथ बैठ के वो खाना खाया भी. The next time he invited Kalam to his home, Shiv Subramaniam Iyer's wife served him food with her own hands inside the kitchen. तो ये सब देख के उनकी वाइफ में भी चेंजेस आते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम वो खुद कलाम को खाना सर्व करती हैं. So this is how रिजॉल्व किया उन्होंने इंसिडेंट्स को. क्लियर? ऑल राइट. और इसका जो लास्ट पार्ट था कि कैसे एटीट्यूड चेंज हो सकता है, तो यू कैन गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक यू कैन मेंशन कि पीपल कैन चेंज देयर एटीट्यूड्स आफ्टर दे अंडरस्टैंड दैट everybody is a human being, humanity is the common religion and we all are one. तो इस तरीके से आप अपना point of view at the end mention कर सकते हो. Clear? All right. Why did Abdul Kalam want to leave रामेश्वरम? बहुत easy है, वो अपनी हायर स्टडीज करना चाहते थे, इसीलिए वो रामेश्वरम को छोड़ रहे थे. So Abdul Kalam wanted to leave रामेश्वरम for higher studies at the district headquarters in Ramathampuram. तो यहाँ पर उनको अपनी हायर स्टडीज करने जाना था. That's why he took a decision to leave रामेश्वरम. Clear? All right. What did his father say to this? उनके पापा का क्या कहना था? तो सीगल वाली जो स्टोरी थी वो हमें यहाँ सुनानी है. So his father said that he knew he had to go away to grow. उनको पता था कि अब्दुल कलाम को अगर ग्रो करना है तो उनको घर से दूर जाना पड़ेगा. He gave the example of a seagull and said that a seagull flies across the sun alone and without a nest. So you will also have to leave home to grow. जैसे सीगल को अपने खाने वाने ढूंढने के लिए अपने नेस्ट से दूर जाना पड़ता है, similarly Abdul Kalam would also have to leave his house so that he can grow in his life. So this was the reaction, or this was what his father said to this. Clear? All right. Why do you think, or what do you think his words mean? Why do you think he spoke those words? उनके words का मतलब क्या था कि हमेशा बच्चों को दूर जाना ही पड़ेगा सक्सेस अटेंड करने के लिए. और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? Because he was aware of this truth that Abdul Kalam or any child has to leave their houses once so that they can grow in their life. Clear? So his words meant he understood that Kalam had to leave his house and get a good high education to grow. तो he was aware कि जाना ही पड़ेगा, तो मैं क्यों रोकूं? He spoke these words because he knew the harsh reality or the bitter truth of life, that is, children may have to live far from their parents to make their career and earn their livelihood. So it is true, right? Once कभी ना कभी बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर रहकर ही अपने करियर में ग्रो करना पड़ेगा, so that they can earn their livelihood and they can be successful. So this is what his words meant. Clear? All right. थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. तो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के इतने क्वेश्चंस थे. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए. अब लैंग्वेज में हमें बोला गया है फाइंड द सेंटेंसेज इन द टेक्स्ट वेयर दीज वर्ड्स अकर. तो बहुत ईजी है, ये जितने भी वर्ड्स हैं उन पे बेस्ड आपको सेंटेंसेज ढूंढने हैं. दैट्स इट. फिर हम इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करेंगे. सो इरप्ट का मतलब क्या होता है? कुछ राइज होना, कुछ एमर्ज होना. सर्च का मतलब भी होता है एक स्ट्रॉन्ग राइज होना, किसी का स्टार्ट होना. ट्रेस मतलब किसी चीज को ढूंढना, टू फाइंड आउट समथिंग. अनडिस्टिंग्विश्ड यानी जो डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, यानी कि ऑर्डिनरी. एंड कैजुअलिटी यानी कोई भी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग. क्लियर? ऑल राइट. सो इरप्ट का क्या दिया हुआ है सेंटेंस चैप्टर में? फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. यानी सडन डिमांड जो है वो स्टार्ट हो गई थी. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Surge of pride यानी वो pride की जो feeling है वो मेरे अंदर emerge होते हुए मुझे feel होता है.
My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Trace यानी to find out in the headlines of Dinamani. तो यहाँ पे ये different sentences है, अब हम meaning रख रहे हैं तो मैं और अच्छे से clear हो रहा है. Clear? All right. Undistinguished, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, यानी कि ordinary looks, born to tall and handsome parents. Casualty, the first casualty came in the form of a suspension of the train halt at Rameshwaram station. सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ या सबसे पहला अनफॉर्चुनेट चीज जो हुई वो क्या थी कि इस तरीके से जो सस्पेंशन हो गया ऑफ द ट्रेन हॉल्ट. तो यहाँ कैजुअलिटी का मतलब हैपनिंग, एक मिस हैपनिंग. क्लियर? ऑल राइट. What are the things that can erupt? Use examples to explain the various meanings. Now do the same for the word surge. What things can surge? तो आपको erupt word के कितने different meanings हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें erupt हो सकती हैं. Similarly, surge के भी कितने different meaning हो सकते हैं, क्या क्या different word surge हो सकते हैं, वो बताना है. क्लियर? तो यहाँ हम देखें तो eruption का word आपने सुना होगा volcano के साथ ज़्यादातर. तो वो चीज़ें जो erupt हो सकती हैं वो हैं volcanoes, emotions, anger, etc. और भी चीजें हैं जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. What are the things that can erupt? That is that can rise. For example, an earthquake erupted last night. यानी कि एक earthquake जो है वो start हुआ, earthquake आया. That is what is the meaning of erupted here. Rahul's anger erupted as a result of his brother's continuous nagging. राहुल का जो गुस्सा है वो क्यों राइज हुआ, क्योंकि उसका जो भाई है वो कंटिन्यूसली उसको नैग कर रहा था, परेशान कर रहा था. तो यहाँ पे erupted का मतलब जो है मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. क्लियर? Similarly, things that can surge are prices. surge यानी एकदम से बढ़ जाना. प्राइजेज, वेव, क्राउड, स्टॉर्म एक्सेट्रा. बहुत सी चीजें हैं जहां पे आप वर्ड सर्ज यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द फैंस सर्ज्ड फॉरवर्ड टू सी देयर फेवरेट एक्ट्रेस. तो फैंस जो है वो जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे, दे वर बिकमिंग फॉरवर्ड, ताकि वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को एक बार देख पाए. तो यहाँ सर्च का मतलब ये हो गया. नेक्स्ट, द आर्मी सर्च टूवर्ड्स देयर एनिमी. जो आर्मी है वो अपने एनिमी की तरफ सर्च कर रही थी, बढ़ रही थी. तो बढ़ना जो होता है, राइज होना, वो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च, बट इट कुड डिफर इन डिफरेंट वर्ड्स. क्लियर? ऑल राइट. What are the meanings of the word trace and which of the meanings is closest to the word in the text? तो trace का मतलब बहुत सारे words होते हैं, जैसे to find out, to copy, to indicate. और यहाँ trace in the headlines मतलब finding out. तो यहाँ to find out is the meaning जो कि इस पूरे chapter में use किया गया है. बहुत easy questions हैं. Clear? All right. Next is, can you find the word undistinguished in your dictionary? If not, look up the word distinguished and say what undistinguished must mean. तो आप देखोगे तो आपको undistinguished word नहीं मिलेगा, आपको इसका रूट वर्ड मिलेगा distinguished, और फिर ब्रैकेट में बता देंगे कि इसका ऑपोजिट क्या होता है, undistinguished. Clear? All right. So I can't find the word undistinguished in my dictionary because it is not the root word. Root word ही मिलते हैं डिक्शनरी में, वो क्या है, वो distinguished है, undistinguished नहीं है. The meaning of the word distinguished as given in the dictionary is specific या distinct, बहुत अलग, extraordinary, उसको कहते हैं distinguished. तो opposite क्या हो जाएगा, not specific, not distinct यानी ordinary. Clear? All right. Match the phrases in column A with their meanings in column B. अब यहाँ पे आपको different words दिए हुए हैं और इनका मतलब क्या है इन sentences में, वो आपको यहाँ पे place करना है. Clear? So now let's see the answers of these. So broke out जो है, broke out का मतलब क्या है, began suddenly in a violent way. एकदम से broke out यानी एकदम से start हो जाना, तो world war broke out. इसका मतलब क्या हुआ, it began suddenly in a violent way. बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा तहस नहस मचाने वाली चीज़ जो है वो एकदम से begin हो गई. In accordance with मतलब किसी के according. Clear? So according to a particular rule, principle और system. जब किसी चीज़ के according कहते हैं तो बोलते हैं in accordance with. अ हेल्पिंग हैंड मतलब किसी की हेल्प चाहिए जो एक तरीके से साथ दे पाए, तो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा असिस्टेंस. असिस्टेंट क्या करता है, वो हेल्प करता है, राइट, अपने मेन बॉस को, तो असिस्टेंस हो जाएगा हेल्पिंग हैंड. कुड नॉट स्टमक यानी कुड नॉट डाइजेस्ट, कुड नॉट टॉलरेट, सो वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट. क्लियर? जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरोसिटी मतलब जेनरस, गिवन, तो इसका क्या हो जाएगा, एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, अ रेडीनेस टू गिव फ्रीली, यानी सोल से द पर्सन इज जेनरस, कि हमेशा एक एटीट्यूड है ऑफ बीइंग वेरी काइंड. फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यानी कि वो लोग जो कि आपको ऑर्डर दे सकते हैं, जिनकी एक अथॉरिटी होती है आपकी लाइफ में. सो पर्सन विद पावर टू मेक डिसीजन, लाइक हमारे पेरेंट्स, दे हैव द पावर टू टेक एनी डिसीजन फॉर अस, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. क्लियर? ऑल राइट. Next is, study the words in the italics in the sentences. They are formed by prefixing un or in to their antonyms, that is words
ऑपोजिट इन मीनिंग। तो कोई भी वर्ड के आगे जो वर्ड लगता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स, राइट। तो यहाँ पे हमको दिए हुए हैं जैसे आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, यानी कि जो डिस्टिंग्विश ना हो, तो अन लगाने से क्या हो जा रहा है, वो एक ऑपोजिट बन जा रहा है। क्लियर। My austere father used to avoid all inessential comforts, यानी not essential, तो उसको एंटोनिम बनाने के लिए क्या किया, essential में in लगा दिया। क्लियर। Similarly, the area was completely unaffected by the war, यानी अफेक्ट नहीं हुआ था, तो वो ऑपोजिट है, तो क्या लगा दिया, प्रीफिक्स un। He should not spread the poison of social inequality and communal intolerance, तो यहाँ पर inequality यानी इक्वालिटी नहीं, तो ऑपोजिट बनाने के लिए क्या किया, इन लगा दिया। Similarly, टॉलरेंस ना होना वो हो जाएगा इनटॉलरेंस, तो टॉलरेंस का ऑपोजिट बनाने के लिए क्या कर दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। क्लियर। तो यहाँ प्रीफिक्स लगाने से क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट बन जा रहे हैं वर्ड्स। डन। ऑल राइट। Now from the opposites of the words below, by prefixing un or in, the prefix in can also have the forms like il, ir और im। इनमें से कोई भी आप प्रीफिक्स यहाँ लगा सकते हो, जैसे il लग जाता है लिटरेट में तो बन जाता है इलिटरेट, देन प्रैक्टिकल में आप जोड़ते हो im तो बनता है इम्प्रैक्टिकल। सिमिलरली रैशनल को ऑपोजिट करना है तो आप लगाते हो ir, प्रीफिक्स बन जाता है इरैशनल। सिमिलरली ये सारे वर्ड्स हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से वो प्रीफिक्सेस रख देंगे जिनसे ये वर्ड्स का ऑपोजिट मीनिंग आपको मिल जाए। क्लियर। So these are the answers. Adequate would become inadequate, acceptable would become unacceptable, regular का हो जाएगा irregular, tolerant का हो जाएगा intolerant, demanding का हो जाता है undemanding, active would become inactive, true would become untrue, permanent is impermanent, patriotic is unpatriotic, disputed would become undisputed, accessible मतलब inaccessible, यानी opposite होते जा रहे हैं। कोहेरेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकोहेरेंट, लॉजिकल का ऑपोजिट इलॉजिकल, लीगल का हो जाएगा इलीगल, रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट इररिस्पॉन्सिबल और पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल। तो ऐसे तो बहुत से वर्ड्स हैं जो आप ऑलरेडी सुन चुके हो, बट ये क्या बता रहा है आपको कॉन्सेप्ट कि प्रीफिक्स जोड़ने से इन वर्ड्स के क्या बन जा रहे हैं, ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स बन जा रहे हैं। क्लियर। ऑल राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अबाउट पैसिव वॉइस। स्टडी दीज सेंटेंसेस। माय पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, तो पैसिव में क्या करते हैं, हम घुमा के बताते हैं, राइट। तो वर रिगार्डेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, माय पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ हमने ऑपोजिट करके बता दिया, तो ये हो गया माय पेरेंट्स वर रिगार्डेड। एक्टिव पैसिव हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इन डिटेल, सो यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली गो एंड विजिट दैट, बिकॉज यहाँ हम इन डिटेल नहीं जा सकते हैं इतना एक्टिव पैसिव के रूल्स में। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप जाके ग्रामर के सेक्शन में वीडियो देख सकते हो अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर। I was asked to go and sit on the back bench. Such problems have to be confronted. Now the italicized verbs in these sentences are made up of form of verb be and past participle. एक V3 हमेशा जुड़ जाता है पैसिव वॉइस में, ये रूल है, और उसके साथ एक कोई भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है। अब वो कैसे लगता है, बहुत इजीली हमने सीखा है इन द वीडियो। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वर है बी का फॉर्म, रिगार्डेड है V3, देन वॉज आस्क्ड, तो वॉज है बी का फॉर्म, आस्क्ड हो गया V3, हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ये हो गया देखो यहाँ पर V3 और एक बी का फॉर्म। सो दिस इज हाउ वी चेंज एक्टिव टू पैसिव। क्लियर। ऑल राइट। These sentences focus on what happens rather than who does that, यानी कि सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो एक्टिव वॉइस, और क्या हुआ उस पे फोकस करते हो तो वो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। नोटिस दैट द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता इन पैसिव सेंटेंसेस। इफ नेसेसरी वी कैन मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ बाय फ्रेज, अगर डूअर बताना ही है तो फिर बाय सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे द ट्री वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो लाइटनिंग क्या हो गया यहाँ पे, डूअर। द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय द चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट क्या हो गया, डूअर, तो यहाँ हम क्या जोड़ देते हैं, वर्ड बाय। क्लियर। ऑल राइट। Rewrite the sentences below, changing the verbs in brackets into passive form. तो जो भी वर्ड्स दिए हैं उसे हमें पैसिव में चेंज करना है, वही बी का फॉर्म प्लस V3। रूल्स क्या है वो आपको देखना है इन द वीडियो ऑफ एक्टिव पैसिव, तो यहाँ पे फिर आपको डायरेक्टली समझ जाएगा कि कैसे हमने इनको चेंज किया इन पैसिव वॉइस। क्लियर। ऑल राइट। लेट्स चेंज दी सेंटेंसेस। In yesterday's competition, the prizes give away by the principal. तो क्या हो जाएगा, were given away, जो कि क्या हो जाता है, V3. So in yesterday's competition, the prizes were given away by the principal. Clear? All right. In spite of financial difficulties, the laborers
पे ऑन टाइम, तो लेबरर्स को हमेशा टाइम पे पेमेंट मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स वर पेड ऑन टाइम, भले ही डिफिकल्टी थी बट दे वर पेड ऑन टाइम, तो वर हो गया बी फॉर्म, पेड हो गया V3 ऑफ पे, क्लियर, ऑल राइट। ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स नॉट अलाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो यहाँ पर नॉट अलाउ का क्या करोगे, बी और V3, सो ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स वर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो यहाँ हम वर्ब लगाते हैं, नॉट को उसके बाद रखते हैं जो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और अलाउ का V3 क्या हो जाएगा, अलाउड, क्लियर, ऑल राइट। सेकेंड हैंड बुक्स ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे, तो बाय और सेल यानी हमेशा जो है खरीद सकते हो, बेच सकते हो एवरी सैटरडे, तो ये हो जाएगा सेकेंड हैंड बुक्स आर, क्योंकि हमेशा हो रहा है, और बाय और सेल का V3 क्या हो जाएगा, बॉट एंड सोल्ड, सो आर बॉट एंड सोल्ड ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे, क्लियर, ऑल राइट। इलेक्शंस टू द लोकसभा होल्ड एवरी 5 years, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, तो होल्ड का हमें V3 चाहिए, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हो जाएगा हेल्ड, और क्योंकि हमेशा होता है तो जाएगा आर, सो इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years, डन, ऑल राइट। आर नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, तो किसने कंपोज किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ऑलरेडी कंपोज किया गया है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर एक बी का फॉर्म और रख देंगे V3, सो इट वुड बिकम आर नेशनल एंथम हैज बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर रखना था तो बाय रखना क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, ये हो गया बाय फ्रेज, क्लियर, ऑल राइट। Rewrite the paragraphs below using the correct form of verb given in the brackets, अब पैराग्राफ्स दिए हैं, अब उनको आपको चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नारी कॉन्ट्रैक्टर वाज द कैप्टन, तो यहाँ तक आपको सेम रखना है, बट नारी कॉन्ट्रैक्टर सीरियसली इंजर्ड एंड कोलैप्स, इसको आपको चेंज करना है इनटू डिफरेंट फॉर्म, क्लियर। इनका मीनिंग समझने की जरूरत नहीं कि पैराग्राफ में आपको किसके बारे में बात की गई है, आपका काम क्या है, इसको पढ़ के ये देखना कि कहाँ पे कौन से टेंस का यूज है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, क्लियर। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल या सैम्पल आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, हमें यहाँ से चेंज करना है। इन अ मैच अगेंस्ट बारबाडोस इन ब्रिज टाउन, नारी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंजर हो गए थे, सो वर सीरियसली इंजर्ड एंड कोलैप्स्ड, यानी ब्रैकेट का क्या बना दिया, V3, क्लियर। इन दोज डेज हेलमेट्स नॉट वेयर था, तो हो जाएगा वर नॉट वॉन, क्योंकि नॉट तो वहीं रहने वाला है, बी का फॉर्म, और क्या हो जाएगा V3। कॉन्ट्रैक्टर वॉज हिट ऑन द हेड बाय अ बाउंसर फ्रॉम चार्ली ग्रिफिथ, तो हिट का क्या हो गया, वॉज हिट, क्योंकि हिट का V2 भी हिट होता है, V3 भी क्या होता है, हिट। कॉन्ट्रैक्टर स्कल वॉज फ्रैक्चर्ड, तो फ्रैक्चर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फ्रैक्चर्ड। द एंटायर टीम डैश कंसर्न, तो वॉज डीपली कंसर्न्ड यानी V3। द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स वरी थे, तो हो जाएगा वर वरीड, बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्ट्रैक्टर वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, रश करना था, उसको किया गया था, तो हो गया वॉज, और V3 हो जाएगा रश्ड, क्लियर। तो बस यही करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी लगाना है एंड देन V3 का यूज करना है। He was accompanied हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब by Frank Worrell, the captain of West Indies team. Blood donate किया गया तो was donated by the West Indies players. Thanks to the timely help, contractor save हो गए तो was saved. Nowadays helmets, अभी भी nowadays यानी आज भी, तो present plus V3 तो are routinely used against फास्ट बोलर्स, क्लियर। सिमिलरली एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, यहां भी आपको जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उनको टेंस देखते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, क्लियर, ऑल राइट। सो वेजिटेबल ऑयल्स आर मेड, बनते हैं हमेशा अभी भी, तो आर V3 आर मेड from seeds and fruits of many plants growing all over the world, from tiny sesame seeds to big juicy coconuts. ऑयल अभी भी प्रोड्यूस होता है तो इज V3 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉटन सीड्स, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ऑलिव ऑयल इज यूज्ड, क्योंकि अभी भी यूज करते हो तो प्रेजेंट टेंस, एंड V3 इज यूज्ड फॉर कुकिंग, सैलेड ड्रेसिंग एक्सेट्रा। Olives are shaken from the trees and gathered up using usually by hand. तो शेक करते हैं तो are shaken, और हमेशा इकट्ठा किया जाता है तो gathered. The olives are grounded, तो ground करना ही पड़ता है तो are V3 क्या हो जाएगा, grounded. To a thick paste which is spread onto special mats, then the mats are layered up. Mats को layer करना ही पड़ता है तो are V3 are layered up on the pressing machine which will gently squeeze them to produce olive oil. तो बहुत easy है, write correct form of verb B and then V3 of the main verb. B का कौन सा फॉर्म यूज करना है, वो सारे रूल्स आपको देखने हैं एक्टिव पैसिव के वीडियो में, सो दैट आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए, क्लियर, ऑल राइट।
So with this we come to an end of our topic, that is NCERT solutions of the chapter My Childhood. I know बहुत से questions थे but you got to learn a lot of concepts, different words सीखे आपने, and passive active passive voice जो है वो भी revise हो गया. Now in the next video we'll meet very soon with the next topic, but if you have any doubt related to any subject, any topic, then do go and visit Magnet Brains channel, because there you get 100% free class 4th to 12th online school education. So I hope we'll meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.